हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश सांगीड, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज अपन करने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिनिश। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। अगर आपका कोई रिलेटिव या जानकार नीट, जेई या फिर 11th और 12th क्लास में है तो उनको भी आप सेंड करें। ठीक है, तो अब अपन करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। आज के लेक्चर का पॉइंट अपना क्या, एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको अपन किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट यूज है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन वो क्या है, टू सेपरेट हाइड्रोक्साइड। कुछ हाइड्रोक्साइड को अपन सेपरेट करने के काम में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ले सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास दो टाइप के हाइड्रोक्साइड है, एक मिक्सचर है FeOH थ्राइस एंड AlOH थ्राइस। इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, NaOH। अब NaOH ऐड करने से क्या कहानी होगी, देखिए NaOH का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस फॉर्म। आपको पता है ये यहां पर आपका क्या है, एम्फोटेरिक, ये होता है बेसिक, और ये भी क्या है, बेस है। तो आप बताएं इनमें से NaOH किसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल क्लियर है, एम्फोटेरिक बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड बेस के साथ कर सकता है, बट बेस और बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये FeOH थ्राइस, इसका हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड ये रह जाएगा, प्लस ये जो AlOH थ्राइस है ये NaOH के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, NaAlOH4 एक्वस। इसको आप NaAlO2.2H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2H2O मॉलिक्यूल निकालोगे इसके अंदर से तो ये बचेगा। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में आ गया, ये आपका सॉलिड स्टेट में ही है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या था, ये इसकी पीपीटी है, ये सॉलिड स्टेट में है तो अलग नहीं थे, लेकिन यहां पर सॉलिड और एक्वस हो गए तो इसको अपन फिल्टर पेपर से फिल्टर करके अब अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री रिएक्शन है यहां पर, एसिड बेस रिएक्शन जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ पहला यूज। सो नंबर 2 एप्लीकेशंस यूज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। यहां पर देखिए क्या, टेस्ट ऑफ Fe2+, Fe3+ एंड Cu2+ सॉल्ट। इसकी हेल्प से, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हेल्प से आप इनका टेस्ट कर सकते हैं इन सॉल्ट का। मतलब आपको कोई प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसके अंदर Fe2+ सॉल्ट है तो इसको कैसे कंफर्म करते हैं, देखिए। ठीक है, तो पहले Fe2+ का बता देता हूं। Fe2+ क्या होता है, फेरस सॉल्ट है या फेरिक है। आपको पता है यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ध्यान रखना 2 को अस्त और 3 को इक बोलते हैं। इसमें जब K3 FeCN6 की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, जैसे 2-3 ड्रॉप डालें, ड्रॉप डालते क्या होगा, ये सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखिए कैसे डील करना है इसको। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा FeCN6। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये +3, 2 है तो यहां पर 2 जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3 मेंटेन करने के लिए यहां पर आपको 3 बनाना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्या, फेरी साइनाइड कॉम्प्लेक्स, फेरी साइनाइड कॉम्प्लेक्स। या फिर अंदर की साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसको बोलते हैं टर्नबोल्स-ब्यूल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था ये अगर 3 वर्डिंग आए 1 2 3 तो अंदर की साइड +3 होता है, और 2 आए तो पर्शियन ब्लू होता है। सेकंड टेस्ट करते हैं अपन Fe+3 का। ये कौन सा सोल्ट है, ये फेरिक सोल्ट है। फेरिक के लिए अपन इसमें क्या ऐड करेंगे, अपन ऐड करेंगे K4FeCN6, जिसमें यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर
वो कुछ इसी टाइप का ही होगा बिल्कुल, FeCN6, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 एंड ये +2, ऑक्सीडेशन स्टेट से फॉर्मूला सही से बनाने के लिए ये यहां पर 3 आ जाएगा, ये 2 इधर नहीं लाना है क्योंकि 2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे होगी, जब यहां पर -4 होगा, यहां पर -4 है तो यहां पर आप 4 लिखिए। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। और इन दोनों का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, ध्यान रखना, क्या, डार्क ब्राउन। ये भी आपका डार्क ब्राउन। इसी तरीके से नेक्स्ट अपना सॉल्ट कौन सा है, Cu+2। तो Cu+2 का जब टेस्ट करेंगे, क्यूप्रिक है या क्यूप्रस, हाई के लिए 1, लो के लिए S, ये +1 नहीं है +2 है, हाई वाला है, तो ये कौन सा सॉल्ट हो जाएगा आपका, क्यूप्रिक सॉल्ट। कौन सा, क्यूप्रिक सॉल्ट। और जब इसमें K4FeCN6 ऐड करेंगे तो बाहर का आपको पता है कॉम्प्लेक्स अंदर के साइड से रिएक्ट नहीं करता है, काउंटर कैटायन या काउंटर आयन ही जनरली रिएक्शन करते हैं। एनायन होता तो काउंटर एनायन के साथ कुछ रिएक्शन होती, कैटायन है तो काउंटर कैटायन के साथ रिएक्शन होती। तो यहाँ पर इसका टोटल चार्ज +4 है, तो इसके लिए अपन कितना कॉपर ऐड करेंगे इसमें, Cu2 FeCN6, और कहीं दिक्कत आएगी नहीं। ये जो कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का, इसका कलर होता है चॉकलेटी ब्राउन। कौन सा होता है, चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हेल्प से अपन इन सॉल्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपको कोई सॉल्ट दिया हुआ है, ये दिया होता तो आप +2 का, आपको ये नहीं पता है, ये बात मान के चल रहे हो, आप ये भी कह सकते हो सर इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाई थी भाई, इसके साथ करवाई थी, लेकिन कोई डार्क ब्राउन पीपीटी नहीं मिली थी। लेकिन जब कुछ भी था, ये पहले ये डाला तो कुछ नहीं मिला, +3 डाला तो इसका मतलब ये +2 वाला होगा, तब डार्क ब्राउन पीपीटी मिली। यहां पर आपको नहीं पता, +3 वाला जब इसके अंदर डाला, ये वाला है ना, ये सॉल्ट, सॉरी ये एक्वस सॉल्यूशन, तब कुछ नहीं हुआ क्योंकि +3 था। लेकिन जब +2 वाला कॉम्प्लेक्स इसके साथ ऐड हुआ तो यहां पर डार्क ब्राउन पीपीटी मिली, ठीक है। तो ये नहीं कि किसी की रिएक्शन करवा दोगे, पीपीटी तो फिक्स है कौन सी मिलनी है। और लास्ट में जब इसके साथ करवाई तो ये जो +2 वाला कॉम्प्लेक्स है यही चॉकलेटी ब्राउन पीपीटी देता है। तो ये हुआ अपना सेकेंड एप्लीकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या बात है वो। जैसा कि यहां पर अपन बार बार जिक्र कर रहे हैं किसका, K4FeCN6 का, K4FeCN6, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, क्या, जब इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो देखिए क्या प्रोडक्ट मिलता है। बता देता हूं प्रोडक्ट बनाने का भी तरीका। ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बेसिक पार्ट है या नहीं है, KOH वाला, ये बेसिक पार्ट है या नहीं है, FeOH थ्राइस वाला, ये क्या है, HCN, एसिडिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, ये एसिड ये बेस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, KOH H2SO4 K2SO4 प्लस Fe2SO4 थ्राइस, प्लस यहां पर प्रोडक्ट बनता है क्या, NH4 ट्वाइस SO4 प्लस CO, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4, तो ये सारे प्रोडक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन CO की जगह क्या आएगा आपका HCN, सॉरी ये इतने प्रोडक्ट रहेंगे लेकिन इन दोनों की जगह आता है क्या, HCN। तो देखिए ऐसा क्यों है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये रिएक्शन यहां पर ली है। तो देखिए क्या रीजन है, इन दोनों में ही चाहे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये होता है क्या, ड्राइंग एजेंट भी होता है, क्या, ड्राइंग एजेंट, जो कि डाइल्यूट H2SO4 नहीं होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो डाइल्यूट H2SO4 नहीं होता। एसिडिक प्रॉपर्टी दोनों की है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड की है, डाइल्यूट की नहीं। अब देखिए क्या होगा, तो K2SO4 और एसिड बेस रिएक्शन तो इन दोनों के साथ ही हो सकती है, इसलिए दोनों का कॉमन प्रोडक्ट ये रहेगा।
अब आगे जो रिएक्शन है वो मैं बताना चाहता हूं कि अगर डाइल्यूट रिएक्शन करवाते तो यहां HCN बन जाता, ये रहा आपका HCN, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां पर क्या मिल जाएगा, HCOOH प्लस NH3। इस पर एग्री कर रहे हो, क्योंकि नाइट्राइड जो -3 होता है उसके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और HCH +3 के साथ रिएक्शन से यहां पर आपका क्या मिल जाएगा, HCOOH। अब क्या होगा, जो आपका क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो क्या होता है, ड्राइंग एजेंट, इसको सुखा देगा। कैसे, इसमें से H2 निकालेगा, H2 निकालेगा तो मतलब HOH, तो प्रोडक्ट क्या जाएगा, H2O प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO आपका आ गया। अब क्या होगा, ये जो H2O है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो बचा हुआ NH3 है तो यहां पर क्या बना लेगा, NH4, सॉरी ये जो NH3 था यहां पर H2SO4 है, ये क्या आपका बेस, H2SO4 क्या है यहां पर एसिड, तो अगेन एसिड बेस रिएक्शन होगी तो NH4 ट्वाइस SO4। तो आई थिंक आपको बात पता चली होगी कि रिएक्शंस कैसे करवाई जाती है। डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड का पूरा प्रोडक्ट ये, डाइल्यूट का इतना प्रोडक्ट प्लस HCN बन गया था लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से ये बना देगा प्रोडक्ट। अब क्या करेगा, यहां पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो इसको ड्राइंग एजेंट का वर्क करेगा, इसलिए यहां पर क्या कर देगा, ड्राई करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप जरूर ध्यान रखें और अच्छे से इसको समझें।
तो देखें नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके यूजेज एप्लीकेशंस की। CN- एक्ट एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन आप पहले देख चुके हो, मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं आपको। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन करवाई थी, क्या ये कि K2SO4 प्लस CuSO4 प्लस KCN, CN माइनस आ गया। तो ये यहां पर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CuCN ट्वाइस। अभी तो ऐड हुआ इसके साथ, आगे देखें फिर क्या हुआ। यहां पर जो CN माइनस है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये जो +2 है इसको रिड्यूस कर देता है, किसमें, CuCN प्लस साइनोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, CuCN है। अब इसके साथ अपन ने एक्सेस CN माइनस की रिएक्शन करवाई तो क्या बना था, या फिर मैं ऐसे लिख दूं KCN, कितना अमाउंट था इसका, 3 मोल थे, तो क्या बना था K3CuCN। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और यहां पर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनडीकंपोज्ड AgBr इज रिमूव्ड फ्रॉम फोटोग्राफी फिल्म बाय यूजिंग हाइपो सॉल्यूशन। देखिए फोटोग्राफी का सिस्टम क्या होता है, अभी तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फोटो क्लिक करते हैं, मेमोरी कार्ड में आती है, उसका प्रिंट निकालते हैं। पहला हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। जब हमारी 10th की 8th की बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो कैमरामैन आके एक फोटो खींचता था, उसका एक नेगेटिव निकलता था, क्या, नेगेटिव, फिर उसको फोटो पर डेवलप किया जाता था। पहले नेगेटिव की इंटरेस्टिंग बात ये होती है, उस नेगेटिव में जो ब्लैक पार्ट होता है वो व्हाइट दिखता है, व्हाइट वाला ब्लैक दिखता है। जैसे ब्राइन ला रहा है तो वो तो पूरा व्हाइट दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब फोटो डेवलप की जाती है तो फोटो डेवलप करते हैं, उस पर क्या होता है, AgBr होता है। जब उस पर सनलाइट गिरती है, Hnu, सनलाइट या फिर लाइट से डेवलप किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, यहां से Br रिमूव हो जाता है Br2 की फॉर्म में। तो पीछे जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल Ag का पार्ट रहता है, जिससे आपकी फोटो डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से फोटो डेवलप हो जाती है। लेकिन कई बार दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आ जाती है कि जब वो लाइट प्रॉपरली नहीं आई तो इस पर फोटो पर धब्बे से रह जाते हैं, दाग से रह जाते हैं। जैसे ये तो अब पूरा क्या रहेगा, यहां पर Ag रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे AgBr के स्टेन्स रह जाते हैं, AgBr हटता नहीं है। अब इस AgBr को हटाने के लिए बार बार लाइट नहीं डालेंगे, फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हाइपो सॉल्यूशन यूज किया जाता है। हाइपो सॉल्यूशन से क्या होगा, देखिए, जिसको फोटो को धुलना भी बोलते हैं एक तरीके से। ये जो AgBr है कौन सा, अनडीकंपोज्ड, क्योंकि जनरली तो यहां से डिकम्पोज हो जाता है Br2 की फॉर्म में। जो अनडिकम्पोज्ड है वो हाइपो सॉल्यूशन होता है Na2S2O3। अब इसके साथ क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है। यहां पर ये आपका प्यारा सा लिगेंड और यहां पर स्वीट सा Ag न्यूक्लियस क्या, CMI, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहां पर AgS2O3 ट्वाइस। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसका फॉर्मूला ढंग से नहीं बना पाते हैं। तो देखिए मैं आपको हिंट बताता हूं, टेक्निक्स बताता हूं। आपको पता है Ag जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, और +1 के साथ या तो बात करें सिंपल Ag के केस में तो 2 लिगेंड्स ही जुड़ते हैं कि इसका Cn नंबर 2 होता है +1 के साथ। अब यहां पर चार्ज S2O3 -2 होता है, तो कितना चार्ज आएगा, -4, +1 चाहिए, तो सोडियम है यहां पर क्या आ जाएगा, Na3। ये क्या होता है, एक्वस। तो जैसे ये Na2S2O3 डालते हैं यहां पर तो एकदम चमकदार फोटो आती है, ये स्टेन्स होते हैं ये हट जाते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। रिपीट कर देता हूं, विद इन 10 सेकेंड। फोटोग्राफी के अंदर AgBr होता है, सनलाइट डालने से वो डेवलप होती है फोटो, क्योंकि AgBr डिकम्पोज हो जाता है। समटाइम्स AgBr रह जाता है
उसके लिए Na2H2O3 जाते हैं, डालते ही वहां पर एक एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन से एक्वस सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसके यूजेस। ऑक्जेलिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव रस्टिंग स्पॉट्स ऑफ आयरन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए रस्टिंग के बारे में आपको पता है, रस्टिंग क्या होती है, जंग लगना। तो जब जंग लग जाता है वो इस फॉर्म में होता है Fe2O3.X2 हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। तो इसको सही करने के लिए क्या होता है, जैसे अगर पानी से धुलने की कोशिश करोगे, बहुत रगड़ोगे तो भी आसानी से नहीं उतरता है, लेकिन जब ऑक्जेलिक एसिड डालोगे तो ऑक्जेलिक एसिड डालते ही वो हट जाता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है OX एक किलेटिंग रिगेंड है, वो Fe के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा तो इससे क्या हो जाता है, वो वहां से धुलकर अलग हो जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स होता है हमेशा एक्वस फॉर्म में, तो वो अलग हो जाता है। इसी तरीके से जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका यूज किसमें किया जाता है, आप हाइड्रोजिनेशंस ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशंस में इसका यूज करते हैं। ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके नेक्स्ट यूजेस एंड एप्लीकेशंस मैंने लिख दिए हैं। AgCN twice super negative charge is used for electroplating of silver Ag। इसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होता है, ये ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा क्यों, कई बार आप आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए Ag की एक पतली सी लेयर उसके ऊपर क्यों ना लगा दें, जैसे सुनार ठोकते हैं उसे ठक 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 करके पूरा पूरा कवरिंग कर दें सिल्वर से, ये ज्यादा सही रहेगा या इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो ज्यादा अच्छी रहेगी इसकी लेयर बनाने से। क्यों, क्योंकि इसकी लेयर में वजन बहुत ज्यादा लगेगा, चांदी महंगी होती है। लेकिन ये लेंगे, ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या, जैसे लोहे के ऊपर चांदी की प्लेटिंग करनी है तो क्या करेंगे, उसको उसके अंदर डुबो देंगे, डुबोकर बाहर निकालेंगे तो एक बहुत ही महीन लेयर, बहुत ही महीन परत उसके ऊपर बन जाएगी और आपका प्लेटिंग हो जाएगी। इससे करते तो खर्चा भी ज्यादा आता और चांदी भी ज्यादा लगती। EDTA इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन एंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट्स के कारण। ठीक है, तो आपके पास जो सोल्ट है Ca2+ या फिर Mg2+, ये EDTA के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है EDTA एक बहुत ही प्यारा सा मजेदार कॉम्प्लेक्स होता है, हेक्साडेंटेट, बहुत ही स्टेबिलिटी देता है। इसका रीजन है क्या, क्योंकि ये बहुत सारी रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर क्या होगा, ये EDTA रिंग बना दी, इस पर +6 चार्ज होता है, तो यहां पर और Ca आएगा, +2 आएगा, +2 करने के लिए यहां पर मैं इस पर -4, EDTA -4 होता है ना, ये आ गया, क्योंकि EDTA पर चार्ज क्या होता है, -4, इसलिए यहां पर एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो -4 होता है, -4 होता है, -4 होता है, तो यहां पर -2 लगाएंगे ताकि +2 बच जाए, है ना। अरे भैया क्या कर रहा हूं मैं, ये +2, ये -4, ये -2, दैट्स इट। ठीक है, एस्टिमेशन कैसे, जितना Ca EDTA के साथ जोड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम कितना था, कैल्शियम कितना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हार्डनेस का अमाउंट क्या था वाटर। नेक्स्ट है इसका जो यूज है कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, इसका यूज लेड पॉइजनिंग को हटाने में किया जाता है। लेड पॉइजनिंग का जिक्र आपने कुछ महीनों सालों पहले सुना होगा कि मैगी में लेड है, शीशा है, हिंदी में इसको बोलते हैं शीशा, वो कांच वाला शीशा नहीं, शीशा एक मेटल होती, तो ये आ गया था, इसलिए मैगी को बहुत ज्यादा हटाएगा। लेकिन एक्चुअली में बाद में पाएगा कि ऐसा पता नहीं है या नहीं है, वो अलग मैटर। तो हटेगा कैसे, हटेगा देखिए कैसे, ये आपका PB आ गया और ये मेरा आ गया कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, इसको अपन क्या डालेंगे, ह्यूमन बॉडी में डाल देंगे। ह्यूमन बॉडी में डालने से फायदा क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट के अंदर प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब ये अपनी फॉर्म लेड की फॉर्म में प्रॉब्लम कर रहा था अपने बॉडी के अंदर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स डालेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, PB जुड़ जाएगा किसके साथ, EDTA के साथ। अब ये एक्वस फॉर्म में आ गया। अब यहां पर PB का तो वर्क ही नहीं है,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर CMI का टेस्ट नहीं दिया जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहां पर फ्री पीबी तो है ही नहीं, फ्री पीबी नहीं है तो ये अपने लिए खतरनाक नहीं है। अब बात और साथ में क्या रह जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम शरीर के अंदर जाएगा तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी 70 किलोग्राम के मनुष्य के अंदर लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जिसका मेनली यूज अपनी बोन्स और टीथ बनाने के अंदर होता है। ये आपका दिया हुआ है एस ब्लॉक चैप्टर में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने ये कहा कि अब बात आ गई ये इसके साथ क्यों जुड़ा है, जबकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। इसका रीजन क्या है, देखिए पीरियोडिक टेबल में थोड़ा नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड है जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, हाई फाई होता है, मतलब जो पॉजिटिव पावर होता है मस्त वाला होता है, तो लिगेंड को मस्त वाले तरीके से अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ लेगा, और जोड़ते ही क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और अपने शरीर से जहर अलग हो जाएगा, दिक्कत नहीं करे, ठीक है। तो ये 9 यूजेस बता दिए। 10th मैं बता देता हूं यहां पे, ठीक है। 10th देखिए, सिस्प्लेटिन नाम सुना है आपने, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है। देखिए नंबर 10, सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ कैंसर। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है PtCl2NH3 ट्वाइस, ये सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके जो यूजेस है वो इसके फिनिश होते हैं। कुछ मैं बायोलॉजिकल यूजेस आपको यहां पर लिखवा देता हूं। तो देखिए यहां पर कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता देते हैं, कुछ आयंस हैं। ये आपके NCERT चैप्टर के लास्ट पेजेस पर दिया हुआ है, जो इससे पहले मैंने पढ़ाया है, और ये वाला है। हेमोग्लोबिन में Fe+2 होता है, ये आयन। विटामिन B12 जो टेबलेट्स होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इंसुलिन में Zn+2, कार्बोक्सी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और जिंक रहता है, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ये बायोलॉजिकल मतलब कौन सा, बोटनी वाला, ठीक है ना, जिसके अंदर पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो सिस्टम होता है उसके अंदर मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इससे पहले मैंने आपको कुछ यूजेस बताए थे। हाइड्रोक्साइड्स को सेपरेट करने के काम में आता है, Fe+2 Fe+3 और Cu2+ के टेस्ट में काम आता है, और आयरन को साफ करने में काम में आता है ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर डोट है। EDTA का यूज कैल्शियम मैग्नीशियम का अमाउंट चेक करने में, मतलब वाटर का हार्डनेस चेक करने में, और कैल्शियम EDTA का यूज लेड पॉइजनिंग को हटाने के लिए, और जो CN- एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। AgCN ट्वाइस माइनस का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। तो ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट यूजेस आपको इससे पहले बताए। तो देखिए लास्ट टॉपिक है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिल्कुल इसके नाम से क्लियर है, कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल और मेटलॉइड। ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटेलिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड। तो दो टाइप्स हो गए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड नॉट OMC। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, यहां पर ये रहा आपका मेटल और ये रहा ऑर्गेनिक पार्ट, ये रहा मेटल, ये रहा ऑर्गेनिक पार्ट, ये रहा मेटल और ये दोनों रहे ऑर्गेनिक पार्ट, ये रहा मेटल और ये रहा आपका ऑर्गेनिक पार्ट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्ट बॉन्ड ही तो होता है, इसको मेटल कार्बोनिल भी बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर ये रहा मेटल और ये रहा डायरेक्टली कार्बन, ये नहीं है क्योंकि ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है नॉट OMC, CH3COO Na+, ये तो है मेटल लेकिन ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, डायरेक्ट नहीं जुड़ा। अगेन ये माइनस, ये प्लस, ये आयनिक बॉन्ड से, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है, +2CO3 2-, ये कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा। Na+CN-, अगेन आयनिक बॉन्ड से, अगेन आयनिक बॉन्ड Ca+2C2 2-, और ये यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा है, कार्बन नहीं जुड़ा। तो आपको पता लगा होगा कि ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें
मेटल नॉन मेटल्स मेटल्स और मेटलॉइड के साथ डायरेक्टली कार्बन एटम जुड़ा हुआ हो। अब देखिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स 3 है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। कहां पर? क्लासिकल, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल में क्या होता है? केवल सिग्मा बॉन्डेड। नॉन क्लासिकल 2 टाइप के थे, जिनको पाई एक्सेप्टर पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर और एंड सिग्मा पहला पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर, दूसरा सिग्मा एक्सेप्टर पाई डोनर। सबसे पहले ये बात करते हैं ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। पहला है C2H5 टेट्रा एथाइल लेड। टेट्रा एथाइल लेड का यूज पहले एंटी नॉकिंग एजेंट में किया जाता है। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है ये आपको मैं बताता हूं। ये कोऑर्डिनेशन में एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, ये आपके लिखा हुआ है कार्बन फैमिली में। काशी गए शंकर प्रभु, वहां पर एक पैराग्राफ में मेंशन है। क्या है कि पहले इसका यूज किया जाता है। एंटी नॉक का मतलब क्या होता है? जब इंजन चलता है तो नॉक नॉक टक 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 की आवाज करता है। जैसे आजकल की जैसे पुरानी गाड़ियों के जो इंजन रहते हैं उनमें देखोगे आवाज बहुत ज्यादा आती है, अभी वालों में नहीं आती। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट क्या करता है? उसकी आवाज को कम करता है। लेकिन आजकल इसको यूज नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें लेड प्रेजेंट है और लेड पॉइजनस होता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं TiCl4C2H5 जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स या फिर जिसे क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। इनके पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। पॉलीमर चैप्टर में आप इनको देखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड का मतलब पाई एसिड लिगेंड, जिसमें पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर हो। ये मेटल, ये लिगेंड, तो दोनों साइड कौन सा बॉन्ड हो? पाई। जैसे ये आ गया आपका क्या? क्रोमोसिन। ठीक है ना। इस लिगेंड को क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। तो ये क्या करता है? पाई डोनेट करता है, पाई एक्सेप्टर। ये आपका क्या गया? कैसे? सोल्ट, जैसे सोल्ट KPtCl3C2H4। नेक्स्ट है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। इसमें क्या होता है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो 2 बॉन्ड होते हैं, ये तो यहां से अपना लोन पेयर डोनेट करता है ये सिग्मा फॉर्म में, और जो ऐसे बनाते हैं ये सिग्मा और ये पाई। इसको सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है जैसे यहां पर। तो ये क्या करता है? ये निकल, ये CO अपना लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? बोलिए, जिसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहां पर आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिनिश होती है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। कुछ लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा टाइम के, जैसे 50 मिनट के, 55 मिनट के, कुछ 10, 12, 15 मिनट के भी हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं टॉपिक वाइज बनाया है। कुछ टॉपिक छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। कोई भी लेक्चर सर्च करना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस चैप्टर की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और सारी वीडियोस के लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जहां पर मैं डाउट्स, नोट्स और कुछ अलग बातें शेयर करता हूं। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया है, लाइक भी कर दिया। थैंक यू।